नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं हिमालय की प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज पूरे 5 साल बाद हिमालय कानपुर आई थी। अंदर से तड़पते हुए भी सोचकर आई थी कि चुपचाप बिना किसी से मिले लौट आएगी, लेकिन पप्पू के कारण उसका सारा निश्चय, सारा निर्णय बरसाती पानी सा बह गया। माँ तो जैसे निहाल हो गई। खुशी के कारण जैसे उनकी उम्र ही कम हो गई। प्रखर के चेहरे, आँखों, होठों, यहाँ तक शरीर के रोम रोम से आह्लाद के झरने बहने लगे। शताक्षी को भी हिमालय का इतने दिन बाद आना अच्छा लगा। उसे भी याद आ गया हिमालय का बेहद प्यार और अपनापन। सच तो यह है कि उसे हिमालय से कोई परेशानी नहीं थी, उसे तो शिकायत थी अपने और प्रखर के बीच तीसरे के अस्तित्व से, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। नाश्ते के बाद जब हिमालय चलने लगी तो शताक्षी ने पूछा, शाम को क्या खाएंगी दीदी? मीटिंग के बाद लंच तो वहीं होगा। शाम को आकर खिचड़ी बनाऊंगी, मौजी को मेरी बनाई खिचड़ी बहुत पसंद है। हिमालय माँ की ओर देखकर मुस्करा दी। मेरे होते हुए आप क्यों खाना बनाएंगी? आप आइएगा, मैं बनाऊंगी। हम दोनों मिलकर बनाएंगे। हिमालय ने स्नेह से शताक्षी की पीठ पर हाथ रख दिया। हिमालय ऑफिस से आई तो उसके हाथों में कई सारे थैले थे। ये क्या दीदी, तुम लोगों के लिए कुछ ला नहीं पाई थी? वहीं पास से थोड़ा सा ले आई, लाती तो तब जब यहाँ आने का सोचकर आती। तुम तो चोरी से आकर लौटने वाली थीं। प्रखर का शिकायत भरा स्वर। हिमालय का सिर झुक गया। आप भी एक बात के पीछे ही पड़ गए, बार बार वही बात कहकर मेरी दीदी को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अब उस संबंध में कुछ न कहिएगा। हिमालय और मौ प्रखर की ओर देखकर हंस पड़ी। शाम को चाय के साथ शताक्षी ने हिमालय की पसंद का पोहा बना लिया। नाश्ते के बर्तन अभी सामने ही पड़े थे। सब बैठकर बातें कर रहे थे। कितने खुश थे सब। जाने कितने दिन बाद घर में खिलखिलाहटें नृत्य कर रही थीं। मौ हिमालय के पास बैठी थीं। तभी हिमालय को सांसों में घुटन महसूस हुई। क्या बात है बिटिया? हिमालय का हाथ सीने पर देखकर मौ ने पूछा। कुछ नहीं मौजी, बहुत गर्मी लग रही है। शताक्षी, पंखा चला दो। नवंबर की भयंकर सर्दी। शताक्षी पंखा चलाकर आकर हिमालय के बगल में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रखर भी उठकर हिमालय के पास आ गया। क्या बात है माला? लेकिन हिमालय में बोलने की शक्ति नहीं बची थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वह सोफे की पीठ पर सिर टिकाकर हौफ रही थी। आईसीयू में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हिमालय की उठती गिरती सांसें प्रखर के दिल की धड़कनें बंद किए जा रही थीं। सब बेहद घबरा गए। प्रखर इतना घबरा गया कि उसे किसी को खबर देने का भी होश नहीं रहा। पूरी रात, पूरा दिन मौ, प्रखर और शताक्षी आईसीयू के दरवाजे के सामने टकटकी लगाकर बैठे रहे। शाम को करीब 3:30 बजे डॉक्टर ने आकर बताया कि अब हिमालय की हालत खतरे से बाहर है। एक एक करके तीनों उसे दूर से देख सकते हैं, लेकिन होश आने में देर लगेगी। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि आप लोग नीचे हाल में जाकर बैठें, मरीज को जब होश आएगा या कोई आवश्यकता होगी तो बुलाया जाएगा। माँ की व्याकुलता देखकर प्रखर ने शताक्षी से कहा, शताक्षी, माँ को लेकर घर चली जाओ। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन तुम अकेले मेरी चिंता न करो, अब यहाँ बैठने नहीं देंगे। चलो मैं तुम लोगों को ऑटो में बैठा दूं। वैसे भी रात में एक व्यक्ति से ज्यादा किसी को रुकने नहीं देंगे। सर्दी भी बहुत है, तुम लोग भी कल से यहाँ हो।
घर जाकर खुद कुछ खा लेना और माँ को भी खिला देना। होश आते ही मैं तुम लोगों को फोन कर दूंगा। नहीं बेटा, मुझे न भेजो, बिटिया के होश में आए बिना मैं नहीं जाऊंगी। क्या करूंगी जाकर, मुझे चैन नहीं मिलेगा, माँ का कातर स्वर। मौ प्रखर ने माँ के कंधे पर हाथ रख दिया। जानती हो ना कि मैं कितना परेशान हूँ। अगर इस समय तुम्हारी तबीयत जरा भी खराब हो गई तो क्या मेरा पीड़ा दुगुनी नहीं हो जाएगी? फिर क्या करूंगा मैं? प्रखर का पीड़ा में डूबा स्वर। मुझे कुछ नहीं होगा, सब कुछ तो मेरी बिटिया को हो रहा है। मौ की आंखें ऊपर की ओर उठ गई। हे भगवान, मेरी बची जिंदगी मेरी बिटिया को दे दो। शताक्षी भी घर जाना चाहती थी। उसे अस्पताल के वातावरण में बड़ी उलझन और घुटन अनुभव हो रही थी। प्रखर की इस बात से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। बस जब पानी लेने गई थी, चुपके से सबकी नजर बचाकर 2 बार चाय ही पी पाई थी वह। मौ और प्रखर ने तो कल से सिर्फ पानी ही पिया था। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। यहाँ तो इन लोगों के सामने कुछ कह नहीं सकती। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन तुम भी पहले हम लोगों के सामने एक कप चाय लाकर पी लो, तभी मैं माँ को लेकर घर जाऊंगी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए ला देता हूँ। इच्छा तो मेरी भी जाने की नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने से जा रही हूँ ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं तो माँ यहाँ से जाकर भी कुछ नहीं खाएंगी जो उनके लिए नुकसान कर सकता है। प्रखर कैंटीन से चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी ले आया। बिस्किट का पैकेट मौ ने शताक्षी को दे दिया। खा लो बेटा, कल से भूखी हो। आप लोग? शताक्षी ने प्रखर की ओर देखा। हम लोग केवल चाय पिएंगे। यह मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, खा लो, कल से भूखी। शताक्षी ने धीरे धीरे पूरे पैकेट के बिस्किट खा लिए। तब उसकी जान में जान आई। अस्पताल के बाहर आकर प्रखर ने दोनों को ऑटो में बिठाया और शताक्षी माँ को लेकर घर आ गई। आते ही माँ भगवान के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। रात करीब 1 बजे 28-29 घंटे बाद हिमाला को होश आ गया। डॉक्टर प्रखर को हिमाला के पास ले गए। केवल 1 मिनट बात करके आ जाएगा, इससे अधिक की मैं इजाजत नहीं दे सकता। प्रखर ने धीरे से हिमाला का सिर सहलाया। कैसी हो माला? कंठ में जैसे कुछ फंस सा गया। एक हल्की सी क्षीण स्मित उसके अधरों पर आ गई। ठीक हूं, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? मौजी और शताक्षी कहाँ हैं? मौ और शताक्षी बड़ी मुश्किल से घर गई हैं। सुबह आ जाएंगी। इतने ही में हिमाला की आंखें बंद होने लगीं। प्रखर ने डॉक्टर की ओर देखा तो उन्होंने उसे बाहर आने को कहा। अभी इन्हें पूरी तरह होश नहीं आया है, आराम करने दीजिए। बाहर आकर उसने शताक्षी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन कई बार करने पर भी जब फोन नहीं उठाया गया तो वह समझ गया कि शताक्षी सो गई है। उसने लैंडलाइन पर फोन किया। पहली घंटी बजते ही मौ ने फोन उठा लिया। प्रखर ने उसे हिमाला के बारे में बताया। सुनकर एक दीर्घ निश्वास निकल गई मौ के होंठों से। क्या कर रही थी मौ? भगवान के चरणों में दीपक जलाकर फोन के बगल में बैठकर मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। मौ का करुण स्वर। करीब सुबह 7 बजे हॉल में अनाउंसर की आवाज गूंजने लगी। मिस हिमाला अग्रवाल के साथ जो कोई भी हो, आईसीयू में संपर्क करे। प्रखर ऊपर आई 0C0U0 की ओर भागा। अब मरीज काफी ठीक है, आप 5 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं। मुझे घर ले चलिए, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहेंगी मैं, प्रखर को देखते ही कहा उसने। ले चलूंगा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। प्रखर हिमाला का हाथ सहला रहा था। मैं ठीक हूँ, जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और आपने मुझे यहाँ लाकर डाल दिया। मैं अभी घर जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। हिमाला ने जिद मचा दी। शांत हो जाइए, आपको दिल का दौरा पड़ा था, करीब 30 घंटे बाद होश आया है। आपके ठीक होते ही हम आपको घर भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। आश्वासन देने के बाद डॉक्टर प्रखर को कुछ देर के लिए हिमाला के पास छोड़कर चले गए।
डॉक्टर के जाने के बाद प्रखर सिसक सिसक कर रो पड़ा। यह क्या कर रही हो माला? अपने सानिध्य से वंचित करके इतना भी सुख नहीं दे सकती कि जहां रहो खुश और स्वस्थ रहो। अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी जरा सी तकलीफ मेरे सीने में अंगारे भर देती है। कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? अच्छा होता आपके पास, आपकी बाहों में, आपकी गोद में मृत्यु आ जाती तो कितना सुखद होता। मेरा तो जन्म लेना सार्थक हो जाता। हिमाला का क्षीण स्वर, आंखों में प्यार की प्यास। और मेरा क्या होता? मैं कहाँ जाता? हिमाला ने प्रखर का सिर अपने सीने से लगा लिया। बस करिए, मैं आपको ऐसे छटपटाते हुए नहीं देख सकती। शांत हो जाइए, अब मैं ठीक हूँ, घबराइए नहीं। सिसकता प्रखर बड़ी मुश्किल से अपने को शांत कर पाया। वह भी यह सोचकर उसने अपने को संभाल लिया कि उसकी यह अधीरता हिमाला के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उसके हाथों में हिमाला का हाथ था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आ गए। मैं शून्य प्रखर, अब आप बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। ज्यादा तनाव व बोलना इनके लिए हानिकारक है। चलते समय हिमाला ने प्रखर से कहा, अम्मू और संकल्प तो बनारस में हैं, लेकिन संध्या और संकल्प को बुला लीजिए। आप अकेले बहुत परेशान हो रहे हैं। नशीली दवाइयों के कारण उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। अब कुछ घंटे इनसे मिलने का प्रयत्न मत कीजिए। हम इन्हें एक इंजेक्शन देने जा रहे हैं। नींद इनके लिए बहुत आवश्यक है और इंजेक्शन से इन्हें कम से कम 10 घंटे नींद आएगी। जितना इनको आराम करने दिया जाएगा, उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। शाम को 5-6 बजे तक आ जाइएगा। प्रखर का मन न माना। अपनी माला को ऐसे लावारिस की तरह छोड़कर कैसे जा सकता है वह? डॉक्टर के लिए एक मरीज है हिमाला, लेकिन उसके लिए तो उसका प्राण है। प्रखर ने लैंडलाइन पर फोन करके मो को हिमाला के बारे में सब कुछ बताया। हम लोग तो आ ही रहे थे। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अभी आने से क्या फायदा? क्या करोगी आकर? 6 बजे तक तो मिलने ही नहीं देंगे। तुम लोग 5 बजे के बाद आना। प्रखर संकल्प को फोन कर करके थक गया, लेकिन फोन न मिला। हो सकता है कि होश आने पर हिमाला फिर संकल्प और संध्या के बारे में पूछे। संध्या या घर के लैंडलाइन पर वह फोन करना नहीं चाहता था। उसने अक्षत के माता पिता अग्रवाल दंपत्ति को फोन किया। अग्रवाल दंपत्ति तुरंत आ गए। अपने साथ वो थर्मस में काफी और बिस्किट लेकर आए थे। मिसेज अग्रवाल ने जबरदस्ती काफी के साथ कुछ बिस्किट प्रखर को खिला दिए। तुम थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ। कोई जरूरत पड़ी तो हम लोग हैं। अपनी माँ और शताक्षी को लेकर 5 बजे तक आ जाना, मिसेज अग्रवाल ने सुझाव दिया। मेरा मन नहीं है आंटी, मैं ठीक हूँ। तुम 2 दिन से यहाँ हो प्रखर। अभी केवल सुबह के 9 बजे हैं। जाकर थोड़ा आराम करके 5 बजे तक आ जाना। मैं अमला और अक्षत को फोन करता हूँ, अग्रवाल जी ने समझाया। नहीं अंकल, वो लोग परेशान हो जाएंगे। छोटे बच्चे के साथ सर्दी में सफर करना कष्टदायी है। नहीं बताऊंगा तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। उनके आने से हिमाला को अच्छा लगेगा। प्रखर निरुत्तर हो गया। चला तो आया, लेकिन उसके कदम घर की ओर न जाकर संकल्प के स्टूडियो की ओर बढ़ गए। संकल्प प्रखर को देखकर हतप्रभ रह गया। अरे भैया, क्या बात है? सब ठीक है न? आपकी यह कैसी हालत है? संकल्प लगातार प्रश्न पूछता जा रहा था। मैं कितना तुम्हें फोन करता रहा, लेकिन मिला ही नहीं। परसों में बाहर गया था, वहीं मेरा मोबाइल खो गया। इस समय मेरे पास संध्या का मोबाइल है। आप उसमें कर लेते या घर में लैंडलाइन पर कर लेते। मैं संध्या से नहीं, तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे घर या किसी दूसरे नंबर पर किया ही नहीं। ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ मुझे ही बता सकते हैं? संकल्प बेहद घबरा गया। बताइए भैया, क्या हुआ? घर में सब कैसे हैं?
माँ और भाभी वे लोग ठीक हैं, संकल्प लेकिन और रुंधे गले से प्रखर सब कुछ बताता चला गया। सुनकर सन्न रह गया संकल्प। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, न मैंने अभी तक किसी को फोन ही किया है, लेकिन माला ने जरा देर के लिए होश में आने पर तुम लोगों को ही याद किया है। जानता हूँ संध्या सुनकर बहुत घबरा जाती, इसलिए केवल तुम्हें बुलाना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे अमला के सास ससुर को तकलीफ देनी पड़ी। बुढ़ापे के बावजूद वो लोग तुरंत आ गए और जबरदस्ती मुझे आराम करने के लिए भेज दिया। संकल्प ने प्रखर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे सांत्वना दे रहा हो। भैया, आपके मन की स्थिति में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं सबको खबर कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। क्या अंदर एक आराम कुर्सी पड़ी है? आप 1 घंटे तक चुपचाप आंखें बंद करके उस पर आराम कर लीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आराम करने के लिए कहा है। मैं दीदी के पास संध्या को भेजता हूं। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद में चाय मंगवाकर आपको बुला लूंगा। प्रखर का प्यार भरा आग्रह। लेकिन गुड़िया, उसे मम्मी संभाल लेंगी, आप चिंता न करें। अभी तो 10:30 ही बजे हैं और फिर संध्या तो पहुंच ही जाएगी। प्रखर मना नहीं कर पाया, मान गया। संकल्प ने लैंडलाइन पर फोन करके संध्या को पूरी बात बताई। थोड़ा सा ताजा खाना और अपनी एक पैंट शर्ट भी अपने सहायक को भेजकर मंगा ली। आराम कुर्सी पर लेटकर 2 दिन के जागे प्रखर को हल्की सी नींद आ गई। करीब 1 बजे प्रखर की आंखें खुली तो वह हड़बड़ाकर उठ गया। संकल्प ने जबरदस्ती उसे ब्रश करवाकर अपनी पैंट शर्ट पहना दी। मुश्किल से ही सही कुछ खाना भी खिला दिया। अपने सहायक को आवश्यक निर्देश देकर वह प्रखर के साथ अस्पताल आ गया। बहुत कहने पर भी अग्रवाल दंपत्ति हिमालय से मिलकर ही वापस आए। माँ और शताक्षी भी आ गई। डॉक्टर से बात करके प्रखर ने अस्पताल में एक प्राइवेट कमरा ले लिया। उस रात संकल्प और संध्या ही अस्पताल में रुके। आज आप लोग घर जाइए, आज रात हम दोनों रुक जाते हैं। लेकिन जब माँ किसी भी तरह न मानी तो संकल्प कहने लगा, रहने दीजिए भैया, माँ का नहीं मन है तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं, माँ का ख्याल रखेंगे। आप और भाभी घर चले जाइए, कोई आवश्यकता हुई तो मैं आपको फोन करूंगा। वैसे अब दीदी ठीक हैं, बात भी कर रही हैं। सबके कहने से प्रखर घर तो आ गया, लेकिन अपनी आत्मा और अपने प्राण अस्पताल में ही छोड़ आया। रास्ते भर वह कुछ न बोला। घर आकर शताक्षी ने कहा, इतने दिन से आप नहाए नहीं हैं, जाइए नहा लीजिए तो मन को अच्छा लगेगा, थोड़ी ताजगी आ जाएगी। मैं खाना बनाती हूँ। काफी देर बाद जब शताक्षी कपड़े वगैरह बदलकर आई तो प्रखर वैसे ही बैठा था। नहाना तो दूर, उसने जूते भी नहीं उतारे थे। सामने की दीवार को एकटक घूर रहा था वह। अरे, तुम ऐसे ही बैठे हो, नहाने नहीं गए? लेकिन प्रखर की मुद्रा में कोई अंतर न आया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इतने दिनों तक माँ और प्रखर की इतनी व्याकुलता, इस तरह छटपटाना देखकर शताक्षी के भीतर एक खींच सी भरने लगी थी। आज मौका न आना उसे अच्छा लगा था। वह तो सोच रही थी कि अकेले घर में प्रखर उससे सहज होकर बात करेगा, भले ही वे बातें हिमालय से संबंधित हो, लेकिन प्रखर एक शब्द रास्ते में बोला ही नहीं और अभी भी गुमसुम सा ऐसा बैठा है जैसे जीवन की बाजी ही हार गया हो। मन तो कर रहा था कि प्रखर को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन अपने को संयत कर लिया। उठो ना। शताक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गया, फिर चुपचाप उठकर बाथरूम चला गया। बोला कुछ नहीं। नहाकर आया तो शताक्षी चाय ले आई। खाने में क्या बनाऊं? खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। चाय की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। सारा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। नींद आ रही है, सोना चाहता हूं। शताक्षी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था।
3 दिन से घुमड़ता ज्वालामुखी आकर फट ही पड़ा। नींद तो तुम्हें आएगी ही नहीं, क्योंकि जान तो तुम्हारी अस्पताल में अटकी है। 5 साल बाद न जाने किस मनहूस घड़ी में आ मरी और मुसीबत खड़ी कर दी। तुम मां बेटे ने 3 दिन से मातम फैलाकर रख दिया है। वो आई तो वही ड्रामा। इतना व्याकुल तो कभी मैंने कोखजाई संध्या या तुम्हारे लिए नहीं देखा। तुम आए तो वही नाटक। मुझसे यह सब नहीं होता, फालतू की ड्रामेबाजी। जरूरत क्या थी यहां आने की, वहीं रहते। कल मैं मायके चली जाऊंगी, फिर तुम मां बेटे जो मन आए करना। शताक्षी बोलती जा रही थी और प्रखर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस समय उसके मस्तिष्क ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। तुम लोग तो ऐसे शोक मना रहे हो जैसे बीमार न होकर मर गई है वो। मर जाती तो अच्छा था, कम से कम हमेशा के लिए पीछा तो छूट जाता। शताक्षी चीख पड़ा, प्रखर बोलने से पहले सोच तो लिया करो। क्रोध के कारण प्रखर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी माला के लिए शताक्षी इतनी गंदी बात भी कह सकती है, वह तो सोच भी नहीं सकता था। वह भी ऐसे कठिन समय जब वह जीवन और मौत में झूल रही है। शताक्षी पर इतना प्यार लुटाने वाली उसकी माला के लिए यह मृत्यु की कामना कर रही है। अब शताक्षी को भी जैसे होश आया कि क्रोध में वह क्या बोल रही है। सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। क्रोध में मैं न जाने क्या बोल गई। मुझे माफ कर दो, इस समय मेरे सामने से हट जाओ, वरना कहीं मुझसे कुछ ऐसा न हो जाए कि मुझे अपने प्रिय लोगों की नजरों में गिरना पड़े। मैं तुम्हें इस समय कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरी मानसिक स्थिति का अनुमान नहीं लगा पा रही हो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी, पहले तुम मुझे माफ करो। शताक्षी वहीं प्रखर के पास बैठ गई। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलत बात बोल दी है। मैं खुद उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करूं, जब हर तरफ उन्हीं की प्रशंसा सुनती हूं तो मुझे ईर्ष्या होने लगती है। तुम्हारे पास रहने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। इस समय मेरी पीड़ा को कम नहीं कर सकती तो कम से कम मेरे जलते जख्मों पर अंगारे रखने का प्रयत्न तो न करो। प्रखर उठकर बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया और संकल्प को फोन किया। पता चला हिमाला अभी सो रही है। दिल को तसल्ली मिली। आज उसे समझ में आ रहा था कि शायद हिमाला ने शताक्षी के व्यवहार में कुछ ऐसा ही महसूस कर लिया था, तभी सारे संपर्क समाप्त कर दिए थे। तमाम उलझनों और परेशानियों के बावजूद बिस्तर पर लेटा तो थके, व्याकुल, चिंतित मस्तिष्क को राहत देने नींद स्वयं आ गई। रात 1 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो शताक्षी भी बिस्तर पर सो रही थी, जो घंटी की आवाज से जग गई थी। फोन अस्पताल से संकल्प का था। प्रखर का कलेजा मुंह को आ गया। संकल्प, क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं भैया, दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए। प्रखर सब कुछ भूल गया कि शताक्षी ने क्या कहा। कपड़े पहनकर तुरंत भागा। मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हुए इतना ही कहा, अस्पताल से संकल्प का फोन है, मैं जा रहा हूं। दरवाजा ठीक से बंद कर लो। शताक्षी भी घबरा गई। मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलो। नहीं, तुम घर में रहो, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। फिर उसने प्रखर के कंधे पर हाथ रख दिया। अपने आप को संभालो, दीदी को कुछ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह विपत्ति टल जाएगी। प्रखर ने एक नजर शताक्षी पर डाली और बिना कुछ बोले चला गया। हिमाला को अस्पताल से घर आने में काफी समय लग गया। अचानक इतनी दूर से आने के कारण समृद्धि के पास मंगला और पापा को छोड़कर मम्मी को लेकर पप्पू तुरंत आ गया। अमला और अक्षत भी 2 वर्ष के बेटे अर्पित को लेकर आ गए। मां चाहती थीं कि अस्पताल के बाद हिमाला को अपने घर ले जाएं, लेकिन मन मसोस कर रह गई। जानती थीं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हिमाला नहीं मानेगी आने के लिए।
पहले उसको जरा सा बुखार भी आ जाता था तो वो उसे अपने पास से जाने नहीं देती थी। उसे प्यार से दुलार से सहलाती रहती थीं। अब यह बात सोच भी नहीं सकती थी। प्रखर ने कहा, माला, मम्मी अकेली परेशान होंगी, तुम मेरे घर चलो, आप लोग पास में ही तो हैं, लेकिन मम्मी शायद असुविधा महसूस करें। अभी तो अम्मू है ही, अपने घर ही जाने दीजिए, स्पष्ट मना कर दिया हिमाला ने। बेमन से ही शताक्षी ने भी कहा, दीदी इस समय आपको बहुत अधिक देखभाल की जरूरत है। मैं आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। जानती थी कि स्वाभिमानी हिमाला कभी नहीं मानेगी, इसलिए कहने में क्या जाता है। नहीं शताक्षी, पता नहीं सौसें कितनी बची हैं। इसलिए जिस घर में जन्म लिया है, जहां अभी तक जीवन की यात्रा पूरी की है, वहां की यादों को हृदय में भर लेना चाहती हूं। शताक्षी ने उसे अपने से लिपटा लिया। आप तो बहुत बहादुर हैं, फिर ऐसी निराशा वाली बात क्यों करती हैं? कुछ नहीं होगा आपको, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी सी कमजोरी है, वह मैं दूर कर दूंगी। अभी तो मुझे आपको अपने हाथों दुल्हन बनाकर विदा करना है। मुस्कराकर रह गई हिमाला। हिमाला के घर आने के बाद पप्पू वापस लौट गया क्योंकि वहां पर समृद्धि, पापा और मंगला ही थे। समृद्धि के एम 0 करने के बाद ही पप्पू और समृद्धि ने परिवार बढ़ाने के लिए सोचा था। इसलिए शादी के 5 साल बाद अब उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। डॉक्टर ने समृद्धि को पूरे 8 महीने का बेड रेस्ट बताया था। वह रोज फोन पर बात करती हिमाला से, दीदी, ऐसे समय भी मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ। बहुत मन छटपटा रहा है आपको देखने के लिए। तुम मेरी चिंता न करो, बस अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। इस समय मेरे पास मम्मी, अम्मू और शताक्षी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंगला तुम्हारे पास है ही। मेरी फिक्र मत करना। अमला के जाने के बाद हिमाला की देखभाल का दायित्व शताक्षी ने अपने ऊपर ले लिया। प्रखर के ऑफिस जाने के बाद वह हिमाला के घर आ जाती, उसके सारे काम अपने हाथ से करती। शाम को खाना खाकर प्रखर और शताक्षी लौट आते। माँ को शालिनी ने अपने पास ही रोक लिया था। जब तक मैं यहाँ हूँ, आप मेरे साथ ही रहेंगी। शताक्षी को हिमाला की इस तरह देखभाल करते देख प्रखर और माँ की आंखों में भी सराहना और संतुष्टि तैर जाती। कभी हिमाला कहती, अब ठीक हूँ मैं, अपने काम अपने हाथ से कर सकती हूँ। तुमने तो मुझे बिल्कुल आलसी बना दिया है। शताक्षी के नेत्र गीले हो जाते, आपने तो हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अस्पताल में मुझ अनजान अपरिचित की कितनी सेवा की थी आपने। आपके कारण मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। मैं चाहे जितनी बड़ी गलती कर दूं, माँ और प्रखर कभी कुछ नहीं कहते हैं। मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता था, लेकिन माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, धैर्य से मुझे सिखाया। आपके लिए कुछ कर सकूं, इस योग्य नहीं हूं मैं। आप तो मेरी दीदी हैं। जो कुछ मैं कर सकती हूँ मुझे करने दीजिए, मुझसे यह अधिकार मत छीनिए। हिमाला ने उसे गले से लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो शताक्षी। हम सब भाग्यशाली थे जो तुम हमारे घर आई। क्या करूं, सोचा कहीं न कहीं तो जाना ही है। प्रखर का घर ही बसा दूं वरना कुंवारे रह जाएंगे। हल्के से मुस्कराई वह। यह तो सच है, तुम न आती तो शायद यही होता। हिमाला के निश्वास अंदर ही घुटकर रह गए। ऐसे ही शताक्षी ने एक दिन हिमाला से कहा, दीदी, जाने के पहले मेरा एक काम कर दीजिएगा। हाँ बोलो। मुझे किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा दीजिएगा। मैं अपनी मम्मी पापा से कहती हूँ तो वो लोग कहते हो कि मो और प्रखर से कहो। इन लोगों से कहती हूँ तो ये लोग कहते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी करो। ठीक ही तो कहते हैं, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर आगे की बात सोचना। मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझसे नहीं होती। कितनी भी कोशिश करूं, नंबर खराब ही आते हैं। मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में।
पता नहीं मेरी यह बात सब लोग टाल क्यों देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो मेरी प्यारी दीदी हैं, आप मेरी बात नहीं टालेंगी। शताक्षी के स्वर में हठ उतर आया। हिमाला का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका शरीर कौंपने लगा। अब शताक्षी का ध्यान हिमाला की ओर गया। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? हिमाला को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया उसने और जल्दी जल्दी उसके हाथ पैर रगड़ने लगी। शताक्षी, पानी पिलाओ। हिमाला की डूबती आवाज। आप तो अभी भी बहुत कमजोर हैं और जाने के लिए कह रही हैं। कैसे ऑफिस जाएंगी? हिमाला के जाने का समय करीब आ रहा था, लेकिन अभी भी वह बहुत कमजोर थी। उसकी देखभाल के लिए किसी का होना बहुत जरूरी था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला न छोड़ा जाए। शालिनी का समृद्धि के पास रहना बेहद जरूरी था। इस समय वह बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। माँ ने सुना तो तुरंत कह दिया, मैं जाऊंगी अपनी बिटिया के साथ। आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। न समृद्धि को छोड़ पा रही थी और न ही हेमा को। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जानती हूँ कि आप हेमा का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगी। कैसी बातें करती हो शालिनी? हेमा तो मेरी बिटिया है ही। प्रखर जहां एक और मौ के जाने की बात से निश्चिंत हो गया कि अब मौ उसे संभाल लेंगी, उसकी देखभाल करेंगी, उसका ख्याल रखेंगी, वहीं उसका अपना मन खालीपन अनुभव कर रहा था। दोनों घरों में इतने सारे लोग थे कि हर समय कलरव सा अनुभव होता था और अब एक एक करके सब चले गए। आखिरी सहारा मौ भी जा रही थीं। फिर यह सोचकर मन को समझाया कि इस समय हिमाला को माँ की उससे अधिक आवश्यकता है। हिमाला भी जानती थी कि मौजी को ले जाकर वह प्रखर के जीवन की अंतिम खुशी भी समेट ले जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी जानती थी कि इस समय उसकी बात कोई नहीं मानेगा, न मौजी और न ही प्रखर। फिर भी उसने प्रखर से कहा, कैसे रहेंगे? मौजी को मेरे साथ भेज देंगे तो आप? प्रखर एक फीकी हंसी हंस पड़ा। तुम ही कहती हो कि प्रखर और हिमाला हमेशा एक हैं। फिर मौ चाहे मेरे पास रहें या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? बस एक वादा करो। प्रखर ने हिमाला के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, अपना पूरा ख्याल रखना। मैंने हर कदम पर तुम्हारा ही साथ चाहा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हारा आत्मविश्वास ही मेरा मार्गदर्शक रहा है। जो तुमने चाहा है वही मैंने किया है। फिर क्या बात है? अब भी तुम्हारे मन में कोई बात हो तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है? अपने हृदय की बात मुझे भी नहीं बताओगी? अरे, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? ईश्वर ने इस शरीर को इतना सुख दिया है तो उसका दिया यह दुख भी उसका प्रसाद है। मुझे बहला रही हो माला। आत्मविश्वास से छलकती हिमालय जैसी अडिग निश्चय वाली कर्मठ मेरी माला कहाँ गुम कर दी तुमने? मुझे मेरी वही धैर्यवान माला लौटा दो। इन आंखों में छलकती दृढ़ता का स्थान वेदना ने क्यों ले लिया है? प्रखर का स्वर मानो कंदन कर रहा था। हिमाला सिसकने लगी, आपसे दूर जाकर जैसे जीवन प्रवाह की गति ही रुक गई है। और आप तो जानते हैं कि ठहरा हुआ जल सड़ जाता है। अब मौजी मेरे साथ रहेंगी तो मैं उनकी ममता की छाया में सुकून से रहूंगी, लेकिन उनके बिना आप क्या करेंगे? मेरी चिंता न करो, शताक्षी अच्छी पत्नी है। भारतीय पत्नियों की तरह मेरा ख्याल भी बहुत रखती है। अगर माँ के रहने से तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं सब सह लूंगा। तुम कहती हो ना कि हमारी सांसों के तार जुड़े हैं। फिर वह विश्वास कहाँ चला गया? हिमाला के म्लान अधरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। अगर फिर भी मन न लगे तो स्थानांतरण करवाकर यहाँ आ जाओ। आप चिंता न कीजिएगा, अब मैं ठीक रहेंगी। शताक्षी का ख्याल रखिएगा, उसे बहुत प्यार दीजिएगा। शताक्षी ही आपको हर सुख दे सकती है। अब मौजी भी जा रही हैं, एक दूसरे का पूरक बनकर रहिएगा।
तुम खुद शताक्षी से पूछ लो कि मैंने उसे हर वह सुख देने का प्रयत्न किया है जो मेरे बस में है। वह भी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती है। हमारी जिंदगी सही चल रही है। मैंने अपने हृदय और शरीर का बंटवारा कर दिया है। हृदय तुम्हें तो शरीर उसे सौंप दिया है और शरीर के सारे कर्तव्य पूरे करने में कोई कमी नहीं करता हूँ। पता नहीं प्रखर हिमाला को बहला रहा था या हिमाला प्रखर को, लेकिन हिमाला हंस पड़ी। सुना था कि शादी बाद लड़कों की नजर में दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री पत्नी होती है, उसी के गुण गाते रहते हैं। पत्नी ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव हो जाती है। आज प्रत्यक्ष देख रही हूँ। प्रखर भी हंस पड़ा। जानबूझकर दोनों एक दूसरे को बहला रहे थे। जख्मों को हरा करने से क्या फायदा, अब मुखौटे लगाकर ही रहना है। पीड़ा और तड़प को अंदर ही अंदर समेटकर मुस्कराना है। संकल्प और संध्या जब अपने दोनों बच्चों को लेकर आते तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। पांडे दंपत्ति, अग्रवाल दंपत्ति, शताक्षी के मम्मी पापा, पुराने ऑफिस के लोग और भी तमाम लोग आते रहते थे, लेकिन अब घर पर ताला लग चुका था। मम्मी को आकर पप्पू ले गया। गुड्डू के साथ मौ और हिमाला पुणे आ गईं। रह गए सिर्फ प्रखर और शताक्षी। वैसे शताक्षी प्रखर और माँ का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जिसे हिमाला के स्नेह से छलकते कलश का अमृत पीने को मिल चुका है, वह तो उस अमृत के अभाव में तरसेगा ही। हिमाला के प्रति भी वह पूर्ण सहृदय, पूर्ण कर्तव्य परायण रहती थी, उसकी सराहना भी करती थी। परंतु हर तरफ यहाँ तक अपने मम्मी पापा के मुंह से भी हिमाला हिमाला, हेमा, हेमा, माला, माला सुनते सुनते वह ईर्ष्या से भर उठती थी। अपने मम्मी पापा से तो कह भी देती, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे स्थान पर वही आपकी बेटी हैं। मानती हूं कि वो अच्छी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर वक्त हर जगह उनकी ही प्रशंसा की जाए। ऊब चुकी हूं मैं इस हिमाला गायन से। वहां तो सुनती ही हूं, कम से कम यहाँ तो मुझे चैन से रहने दीजिए। उसके मम्मी पापा हंस देते, बहुत नादान है यह। मों की तो हर बात जैसे हिमाला रूपी दरवाजे से होकर ही निकलती थी। घर की एक एक वस्तु में हिमाला पिरोई हुई थी। प्रखर कभी भी उससे हिमाला की बात नहीं करते थे, लेकिन प्रखर के मुंह से कुछ न कहने पर भी उनके अंतर में बजते हिमाला के स्वर से अनजान नहीं थी वह। माम बेटे की बातों में तो हिमाला रहती ही थी। संध्या जब भी आती तो दीदी होती तो ऐसा होता, दीदी होती तो वैसा होता, यही कहती रहती। वैसे किसी के भी व्यवहार में उसके प्रति प्यार व सम्मान की कमी नहीं थी। दोनों घरों में उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान प्राप्त था। संध्या, अमला और पप्पू की ससुरालों में भी प्रखर के साथ ही उसे भी पूरा सम्मान मिलता था। मौक, शालिनी और नरेश अग्रवाल बेहद चाहते थे उसे। प्रखर बिना कहे उसे जरूरत से ज्यादा सब कुछ लाकर दे देते थे। मेरा एक दोस्त त्वचा रोग विशेषज्ञ है, उसने यह दवा दी है। इसको लगातार लगाओगी तो घावों के निशान धीरे धीरे हल्के पड़ जाएंगे। क्या करना है, शादी तो हो ही गई है, शताक्षी मुस्करा देती। शादी से क्या होता है? सुंदर दिखना तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, वरना इतने सौंदर्य प्रोडक्ट वाली कंपनियों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। फिर तुम्हें भी तो अच्छे से तैयार होना अच्छा लगता है। कितना ख्याल रखते हो मेरा, अपनी पत्नी का ख्याल में नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा दायित्व भी है और धर्म भी। रही मेरी बात तो मुझे तो निर्दोष सौंदर्य अच्छा लगता है। बाथरूम से नहाकर निकला गीले चेहरे और भीगे बालों वाला रूप, साथ ही उसके नेत्रों में तैर जाता कोई। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ऐसा मत करना, तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मंगला और गुड्डू के मुंह से हर वक्त हमारी दीदी, हमारी दीदी सुनकर बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो दोनों तो उसके समक्ष भी मेरी भाभी
मेरी भाभी करते रहते थे। इस सब के बावजूद कहीं कुछ था जो शताक्षी को बार बार चुभता थी। इस आदर और सम्मान के भीतर हल्के से कोई कौटा सा करक जाता था। जैसे सारा स्नेह और प्यार किसी अवरोध से छनकर उस तक आता है, और यही छना हुआ फिल्टर प्यार कई बार बहुत खलता था उसे। जबकि सच यह है कि हिमालय का विशुद्ध प्यार उसके प्रति संध्या और अमला जैसा ही था, इसलिए उसे हिमालय से जितनी ईर्ष्या थी उतना ही प्यार भी था। हिमालय के सामने न रहने पर उसे हिमालय से चाहे जितनी ईर्ष्या हो, चाहे जितना कटु सोच ले, लेकिन हिमालय के सामने पड़ते ही वह सब कुछ भूल जाती। उन स्नेहिल आंखों का स्पर्श उसके भीतर की सारी कटुता को धो पोंछ कर मिटा देता। एक बार संकल्प मौ से मिलने आए, संध्या साथ नहीं आई थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश देखकर संकल्प परेशान हो उठा, बार बार झुंझला रहा था। यह बारिश भी अभी होनी थी, मेरे जाने के बाद भी तो हो सकती थी। पता नहीं कब रुकेगी। घर जाने में देर हो जाएगी। उसकी व्याकुलता और अधीरता देखकर शताक्षी ने परिहास किया, आप तो छोटे बच्चे की तरह घबरा रहे हैं। यह किसी गैर का घर नहीं, आपकी ससुराल है। आपका अपना घर वो तो ठीक है, लेकिन क्या? इतनी ठंड और बरसात में कहाँ जाएंगे? रात में यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। मैं संध्या दीदी को फोन कर देती हूँ। आप फोन मत करिए, अभी बारिश बंद होगी तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन रात में नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। एक रात संध्या दीदी बिना ही रहकर देखिए। यह बात नहीं है भाभी, लेकिन रात में कैसे रुक सकता हूँ? आखिर क्यों बताइए न, क्या बात है? क्या मुझसे कोई शिकायत है? नहीं, आपसे क्या शिकायत होगी? आप तो बहुत अच्छी हैं, फिर बताइए ऐसी क्या बात है कि आप रुक नहीं सकते, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। शताक्षी का हठ। मौ और प्रखर चुप थे। शताक्षी को आश्चर्य हो रहा था कि ये लोग उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये लोग चाहते हैं कि बरसते पानी और ठंड में संकल्प चला जाए? कितने निर्दयी लोग हैं जो घर के दामाद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी विवशता समझिए, मैं नहीं रुक सकता। संकल्प का असमंजस, आप अपनी विवशता बता दीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप बुरा मत मानिएगा। संकल्प को बताना पड़ा, इस घर के कोने कोने में हेमा दीदी की इतनी यादें बसी हैं कि उनके बिना अजीब सा लगता है। उनके जाने के बाद आया सूनापन शायद कभी नहीं मिटेगा। संकल्प का स्वर भारी हो गया, दीवारों तक से खनकता उनका स्वर मुझे रात भर सोने नहीं देगा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मौ और प्रखर बोले कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ झिलमिला गया। शताक्षी का चेहरा उतर गया। अब उनको मैं कहाँ से लाऊं? मेरी ओर से कोई कमी हो तो बताइए। आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी मुझ में है। मेरे मन में है जो मानता ही नहीं है, वह तो इस घर में आते ही उन्हें ढूंढने लगता है। प्रखर का रेनकोट लेकर बरसते पानी में संकल्प चला गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस रात मौ और प्रखर ने खाने के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की। इसलिए मौ के जाने से उसे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी ही हुई। अब उसके और प्रखर के बीच कोई नहीं रहेगा, केवल वह और प्रखर। अपने प्यार में प्रखर को इतना लिप्त कर देगी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। किसी की कमी नहीं खलेगी, न माँ की और न ही हिमालय की। प्रखर ने शताक्षी से किस परिस्थिति में विवाह किया है, हर पल उसके हृदय में क्या धधकता रहता है, इसका न तो उसने शताक्षी से जिक्र किया और न ही उससे कभी कोई शिकायत ही की। उसे हिमालय को दिया वचन हमेशा याद रहता। हिमालय ने उसे अपनी सौगंध देकर कहा था, आप शताक्षी को मेरे स्थान पर मानिएगा। उसे अपनी माला समझकर प्यार दीजिएगा। आप उसे प्यार सम्मान सब दूंगा, लेकिन माला समझकर नहीं, बल्कि शताक्षी समझकर। मेरी माला के स्थान पर कोई नहीं रह सकता।
अपने हृदय के जलते रहने पर भी तुम्हें कभी शताक्षी से मेरी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शताक्षी से विवाह तुम्हारी चाहत है और तुम्हारी चाहत को सुख देना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हिमाला को छूकर प्रखर ने वचन दिया था। हिमाला के झरते नेत्र प्रखर की हथेलियों भिगोते रहे। आपको पाकर मैं कृतार्थ हो गई। इतना प्यार तो बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। प्रखर अच्छी तरह जानता था कि वह और हिमाला सदैव तड़पते रहने का भाग्य लेकर आए हैं, तो उसमें शताक्षी का क्या दोष है। वह तो पत्नी के हर अधिकार पाने की अधिकारिणी है। प्रखर ने उसकी हर इच्छा को सम्मान व आदर दिया। ऑफिस से आकर मां को न देखकर प्रखर का मन उदास हो जाता, लेकिन अपने मन को यह सोचकर समझा लेता कि इस समय हिमाला को मां की उससे ज्यादा आवश्यकता है, और यह भी जानता था कि मां भी शायद उससे अधिक हिमाला के पास सुखी और संतुष्ट रहेंगी। मां को बहुत याद करते हुए भी उसका मन इस बात से खुश था कि मां उसकी माला को अपने स्नेह से संभाल लेंगी। हिमाला के जाने के करीब 4 महीने बाद दोपहर में शताक्षी के पास हिमाला का फोन आया। शताक्षी, जैसे भी हो तुम लोग तुरंत आ जाओ, कुछ बताइए तो क्या हुआ। मां वगैरह शताक्षी का घबराहट के कारण बुरा हाल था। मैं, मौजी और बाकी सभी लोग ठीक हैं, बस तुम लोग आ जाओ, शताक्षी ने ऑफिस फोन करके प्रखर को बताया। तो प्रखर ने हिमाला को फोन किया, लेकिन हिमाला ने उसे भी कुछ नहीं बताया, केवल जल्दी आने को कहा। प्रखर के बहुत आग्रह करने पर इतना ही कहा, अगर फोन पर बताने लायक बात होती तो आपको इस तरह क्यों बुलाती। में प्रखर बहुत उलझन में था। उसकी उलझन कम नहीं हो रही थी। माला भी जानती है कि इतनी दूर से अचानक पहुंच पाना कितना कठिन है, इसलिए किसी बचकानी हरकत की तो उससे उम्मीद ही नहीं कर सकता। हो सकता है कि दीदी को कोई ऐसा मिल गया हो जो उनका जीवन साथी बनने योग्य हो, उसी से मिलाने के लिए हम लोगों को बुलाया हो। प्रखर जानता था कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन क्या बात हो सकती है, इसका भी अनुमान वह नहीं लगा पा रहा था। लाख प्रयत्न करने पर भी प्रखर को केवल एक ही टिकट मिल पाया। उसने हिमाला को बताया तो उसने कहा, इच्छा तो बहुत थी कि आप दोनों आते, लेकिन कोई बात नहीं। आप शताक्षी को उसके मायके छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने दिन वह अकेली कैसे रहेगी। जल्दी आइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कुछ तो बताओ माला, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रखर कुछ समझ नहीं पा रहा था। घबराइए नहीं, आश्वस्त रहिए, यहाँ सभी ठीक हैं। मैं भी तन और धन से पूर्ण सुरक्षित हूँ। हिमाला की हल्की खनकती हंसी। और मन से? मन तो मेरा आपके पास है, प्रखर भी हंस दिया। हिमाला की हंसी सुनकर काफी आश्वस्त हो गया कि शायद शताक्षी का बात ही सही हो। हे ईश्वर, यही सच हो। माला को जीवन और साथी दोनों मिल जाएं, उसके जीवन में स्थायित्व आ जाए। प्रखर जब हिमाला के घर पहुंचा तो वहां पर नरेश अग्रवाल, शालिनी और पप्पू को देखा। सबको सकुशल देखकर उसकी जान में जान आ गई। मौ भी आकर उसके पास बैठ गई। अब तो उसे विश्वास हो गया कि शताक्षी का अनुमान ही सही है। उसी संबंध में उसका निर्णय जानने के लिए ही हिमाला ने उसे बुलाया है, क्योंकि माला प्रखर के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। मौ और शालिनी उससे शताक्षी के बारे में बात करने लगी। प्रखर को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। वो तो सब कुछ जानने के लिए उतावला हो रहा था, जिसके कारण वह इतनी दूर से आया था। प्रखर सबके चेहरे देख रहा था। किसी भी चेहरे पर तनाव नहीं था। सभी चेहरे शांत और संतुष्ट थे। पप्पू, तुम ही बताओ क्या बात है। परंतु पप्पू के बोलने से पहले ही हिमाला बोल पड़ी, अभी नहीं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आइए, फिर बताएंगे सब कुछ। हिमाला का शांत स्वर। लेकिन पहले लौट जाओ प्रखर, पहले फ्रेश होकर आओ। नाश्ता बना रखा है। नरेश के सिवा किसी ने अभी नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि उसे दवा खानी थी। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। यह माँ का स्वर था।
हाँ भैया, आप मना न करते तो मैं आपको लेने स्टेशन आता। प्रखर समझ गया कि बात चिंताजनक भले न हो परंतु महत्वपूर्ण और असाधारण है, नहीं तो हिमाला इतनी दूर से उसे ऐसे न बुलाती। नरेश अग्रवाल शालिनी की उपस्थिति भी बहुत कुछ कह रही थी, वरना वो लोग मंगला, समृद्धि और करीब 4 महीने के विनायक को छोड़कर एक साथ न आते। प्रखर नहाकर आया तो माँ और हिमाला ने नाश्ता लगा दिया। प्रखर जानता था कि कुछ पूछना बेकार है। नाश्ते के बाद माँ या हिमाला खुद बताएंगी। चाय नाश्ते के बर्तन समेटकर हिमाला अंदर चली गई, लेकिन लौटी तो उसके हाथ में तौलिए में लिपटा कुछ था। उसने वह बंडलनुमा वस्तु प्रखर की गोद में रख दी। यह क्या है? हिमाला सहित सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तब तक वह बंडलनुमा वस्तु खुद ही हिलडुलकर अपना परिचय देने लगी। प्रखर ने देखा कि उसकी गोद में एक बेहद प्यारा बच्चा लेटा है। प्रखर चौंक गया। अरे, इतना प्यारा बच्चा कहाँ से मिल गया तुम्हें? हिमाला ने माँ की ओर देखा और माँ ने बताना शुरू किया। 5 दिन पहले हिमाला, माँ और गुड्डू सोए हुए थे। हिमाला की तबीयत ठीक नहीं थी। उच्च रक्तचाप, भयंकर सिर दर्द और चक्कर के कारण वह सारा दिन बिस्तर से उठ तक नहीं पाई थी। नहीं सारा दिन कुछ खाया पिया था उसने। रात को माँ ने जबरदस्ती जिद करके उसे दूध पिलाया और उसी के पलंग पर लेटकर उसका सिर सहलाते सहलाते खुद भी सो गई और हिमाला भी सो गई। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज से माँ की नींद टूटी। देखा तो हिमाला जग रही थी। इतनी रात में कौन इस तरह बच्चे को रुला रहा है? पता नहीं मौजी, काफी देर से आवाज आ रही है। आइए देख लेते हैं। हिमाला बिस्तर से नीचे रखी चप्पल पहनकर उतर आई। इतनी रात में माँ उलझन में थीं। गुड्डू को जगा लें, गुड्डू रात में देर तक पढ़ता रहा है, उसे सोने दीजिए। और अब रात नहीं है, सुबह हो गई है। 5 बजने वाले हैं। उठकर खड़े होने में उसे चक्कर से आ रहे थे, लेकिन कंधे पर शाल डालकर दोनों मेन गेट खोलकर बाहर निकल आई। बाहर आकर चारों ओर नजर दौड़ाई तो घर के सामने के मैदान में कचरे के लिए रखी बड़ी सी ट्राली से आवाज आ रही थी। हिमाला और माँ के पहुंचने के पहले सुबह टहलने वाले 2-4 लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन सभी तमाशबीन थे। मार्च का आरंभ हो चुका था। सर्दियों जाने वाली थीं, लेकिन सुबह शाम अभी भी काफी ठंडक थी। सभी लोग गर्म कपड़े पहने थे। चूंकि ट्राली के चारों ओर काफी गंदगी थी, इसलिए सारे तमाशबीन काफी दूर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। माँ और हिमाला ने कचरे को पार करके ट्राली के पास जाकर देखा तो ट्राली में तौलिए में लिपटा एक बच्चा पड़ा था, जिसने गुलाबी रंग का झबला पहन रखा था। लगातार रोने से बच्चे की आवाज धीमी पड़ गई थी। तौलिया हट जाने से ठंड के कारण बच्चा नीला पड़ने लगा था। हिमाला ने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। बिस्तर से उठकर आई हिमाला के शरीर और शाल की गर्मी से बच्चा तुरंत चुप हो गया। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं। नरे, क्यों उठा लिया? न जाने किसका पाप है। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस भी आ गई। चारों ओर कचरे की गंदगी के बीच खड़ी माँ और हिमाला को जैसे अपना ही होश नहीं था। बच्चे को सीने से लगाए हिमाला और हिमाला को अपने से लिपटाए माँ गुमसुम खड़ी थीं। हिमाला और माँ को होश तो तब आया जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे बच्चा मांगा। सर, इतने छोटे बच्चे को क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे इसे? हम चाइल्ड लाइन टीम को बुलाकर बच्चा उनके सुपुर्द कर देंगे। वो लोग इसका मेडिकल चेकअप करवाएंगे और यदि बच्चा स्वस्थ हुआ तो उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा, नहीं तो इसे अस्पताल ले जाएंगे। इसके बाद हिमाला का बेहद शांत स्वर। अब तक इंस्पेक्टर के भीतर का पुलिसिया जाग चुका था। देखिए, आपके सवालों का जवाब देना न मैं जरूरी समझता हूं और न ही इसके लिए बाध्य हूं। फालतू सवाल जवाब करने के स्थान पर यह बच्चा मुझे देकर चुपचाप अपने घर जाइए, यही आपके हित में अच्छा होगा, वरना सख्ती करना हमें भी आता है। पुलिस की अपनी भाषा, अपनी अकड़ होती है।
तभी हिमाला के मकान मालिक आ गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, साहब सामने मेरा घर है, इस कचरे में खड़े रहने की बजाय आइए वहीं बैठकर बात करते हैं। पता नहीं इंस्पेक्टर के मन में क्या आया कि वह अपने दल सहित उनके घर आ गया। हिमाला के मकान मालिक उसकी बैंक के ही सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। परिवार के नाम पर एक बेटा था जो अपने परिवार के साथ कनाजा में रहता था। उसे अपने पिता से कोई मतलब नहीं था। हिमाला के एक सहकर्मी के कहने पर उन्होंने अपने घर के नीचे का हिस्सा हिमाला को दे दिया था। अक्सर छुट्टी के दिन हिमाला उन्हें चाय पीने के लिए बुला लेती थी। पुलिस दल के साथ मकान मालिक, मौ और हिमाला भी आ गई। हिमाला ने लान को बहुत खूबसूरती से सजाया था। फूलों के खूबसूरत पौधों से लान सुगंधित था। वहीं लान में कुर्सियों डाल दी गई और सभी बैठ गए। हो, बताइए अब आपका परिचय। वही पुलिस वाला अक्खड़ अंदाज, आपकी तारीफ सकता हूं आपके बारे में। क्या मैं जान साहब, यह बिटिया यहाँ स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। इसका नाम हिमाला अग्रवाल है। यह इसी घर में रहती है। इंस्पेक्टर कुशवाहा ने हिमाला को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कह रहा हो कि यह जरा सी लड़की इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे हो सकती है। अब उसके रवैये में हल्की सी नरमी आ गई थी। क्यों इस झमेले में पड़ती हैं? जिसने पैदा किया उसने तो मरने के लिए कचरे के अंदर फेंक दिया। फिर आपको क्या जरूरत है किसी का पाप अपने सिर लेने की? इसे आपने उठा लिया, इसकी जान बच गई, यही बहुत है। अब इसे हमारे सुपुर्द कर दीजिए। इंस्पेक्टर कुशवाहा ने महिला पुलिस को इशारा किया। तब तक हिमाला का शांत स्वर गूंजा, सर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? हाँ, कहिए। यह बच्चा जिसे पाप कहा जा रहा है, इसने कौन सा पाप किया है? इसने तो अभी दुनिया में कदम रखा है। इस मासूम को तो मालूम ही नहीं है कि पाप या पुण्य कहाँ किसे जाता है। मानती हूं कि वह संबंध पाप हो सकता है जिसे ईमानदारी से निभाया नहीं गया, जिसकी नींद में कहीं न कहीं छल, प्रपंच और धोखा या हो सकता है मजबूरी रही होगी। लेकिन उसमें इसका क्या दोष है? क्या किसी दूसरे की गलती का दंड इसे देना उचित है? क्या इसे समाज में जीने का अधिकार नहीं है? हिमाला का तर्क। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन शायद इस बच्चे के भाग्य में यही है, वरना एक औलाद के लिए लोग कहां कहां मारे मारे फिरते हैं, किन किन मंदिर मस्जिद में भटकते रहते हैं। इंस्पेक्टर कुशवाहा का स्वर भी भावुक हो उठा। सर, शायद यह इसका भाग्य था कि इसे सबसे पहले मैंने उठाया है। शायद ईश्वर की भी इच्छा है कि यह सुंदर, स्वस्थ जीवन बिताकर मेरी और आपकी तरह एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सके। ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, एक बच्चे को उचित परवरिश और शिक्षा देकर उसे ऐसा व्यक्ति बना सकूं जिस पर मुझे, देश और समाज को गर्व हो। मुझसे यह अधिकार मत छीनिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हिमाला के स्वर में याचना उभर आई। बिटिया, यह बच्चा लड़का है या लड़की? हिमाला के मकान मालिक ने पूछा। पता नहीं अंकल, मैंने जब से इसे सीने से लगाया है, यह वैसे ही सो रहा है। मैंने या किसी ने इसे देखा ही नहीं है। इसे अब तक हंस पड़े वो पुलिस इंस्पेक्टर। हम लोग इतनी देर से बहस कर रहे हैं और एक बार बच्चे को देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर के साथ सभी हंस पड़े। हिमाला और मौ भी मुस्कराने लगी। हिमाला ने बच्चे को सीने से हटाकर सबको दिखाया तो नींद में व्यवधान पड़ने से बच्चा कुनमुनाने लगा। सबने देखा कि वह बहुत प्यारी सी एक बच्ची है। हिमाला ने उसे शाल से लपेटकर वैसे ही फिर सीने से लगा लिया। हिमाला ने बहुत विनम्रता से कहा, सर, एक बार मैं अपने घर वालों से बात कर लूं, उसके बाद आप जो चाहे कार्यवाही कीजिएगा और हो सके तो तब तक गुड़िया मेरे पास ही रहने दीजिए। सर, रहने दीजिए। हम कहाँ इस बच्चे को लेकर जाएंगे? साथ आई महिला पुलिस और बाकी सिपाहियों ने कहा, ठीक है, अब हम चलते हैं, लेकिन इस बीच कोई इस बच्चे को लेने आ गया तो आपको बच्चा वापस करना पड़ेगा। मैं राजी हूँ।
और हिमाला ने झुककर बच्चे को चूम लिया। साहब, कौन लेने आएगा जब इसे मरने के लिए कचरे में फेंक दिया गया हो? मकान मालिक बोले। आपकी बात सही है, लेकिन बता देना अपना फर्ज था। सब उठने लगे तो हिमाला को जैसे कुछ याद आ गया। सर, 1 मिनट। हिमाला ने बच्ची माँ को पकड़ाई और उठकर खड़ी हो गई। मेरे घर स्वयं ईश्वर का भेजा उपहार आया है, आप लोगों को ऐसे कैसे जाने दूंगी? लेकिन मना मत कीजिए सर, बस 5 मिनट। 1 कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। सबके जाने के बाद माँ बच्चे को लेकर हिमाला के साथ अंदर आ गई। तब तक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बिटिया, लगता है यह भूखी है, एक कटोरी में दूध ले आओ, साथ में चम्मच भी लेती आना। हिमाला दूध ले आई। तब तक बच्चे की आवाज से आंख मलता हुआ गुड्डू आ गया और भौचक्का सामों को देखने लगा। हिमाला की नजर गुड्डू पर पड़ी तो वह हंसने लगी। मौजी, देखिए आ गए कुंभकर्ण। इतना सब हो गया और इनकी नींद न टूटी, और शायद अभी भी न टूटती अगर गुड़िया अपने आगमन की सूचना न देती। हिमाला के साथ मौ भी हंसने लगी। फिर उन लोगों ने गुहू को पूरी बात बताई तो वह बोला, कितनी प्यारी है, अब हम इसे किसी को नहीं देंगे। सब कुछ बताकर माँ चुप हो गई। अब हिमाला ने कहना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आप सब लोग जो निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, कोई कुछ न बोला। फिर पप्पू ही बोला, दीदी आपकी तबीयत ऐसी है, अभी कुछ दिनों पहले ही आपको दिल का दौरा पड़ चुका है। डॉक्टर ने आपको अधिक मेहनत करने से मना किया है। इस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगी? बच्चे के साथ तमाम दायित्व अपने आप जुड़ जाते हैं। मैं देखता हूं कि समृद्धि और मम्मी सारा दिन विनायक के कामों में व्यस्त रहती हैं, जबकि मंगला, मैं और पापा भी उसे संभालते हैं। आप अपनी सर्विस और अस्वस्थ शरीर के साथ कैसे इसकी देखभाल कर पाएंगी? अकेली बुआ आपको संभालेंगी या इस बच्ची को? मेरी मानिए तो पहले अपना स्वास्थ्य और शरीर देखिए, फिर कुछ सोचिए। मैं और मौजी मिलकर इसे पाल लेंगे, एक आया रख लेंगे। बस तुम लोग हाँ कर दो। लेकिन माला, हम सब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी बाद कहाँ जाएगी गुड़िया? जरूरी नहीं कि कोई इतना उदार मना हो जो तुम्हारे साथ गुड़िया को भी अपनाए। हो सकता है कि तुम्हारे चरित्र पर भी आरोप लगा दे। यह प्रखर का स्वर था। जो इतना संकीर्ण हृदय होगा मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मेरी बेटी को नहीं अपनाएगा, ऐसे व्यक्ति से मैं शादी ही क्यों करूंगी? मैं तो पूरी सच्चाई बताकर ही किसी को अपने जीवन में आने दूंगी, वरना मुझे शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मौजी और गुड़िया को लेकर जिंदगी बिता दूंगी। जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि उसके लिए भावुकता वश कुछ सोचा विचारा न जाए। परोपकार वहीं तक उचित है जब तक अपने पर औंच न आए, वरना यही परोपकार कभी कभी मुसीबत बन जाता है, नरेश अग्रवाल ने कहा। वो नहीं चाहते थे कि हिमाला बच्चे को अपनाए, लेकिन खुलकर सबके सामने विरोध नहीं कर सकते थे। जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है पापा कि बार बार एक ही व्यक्ति को अवसर देती रहे। यह केवल मेरी कोरी भावुकता नहीं बल्कि ईश्वर के आदेश का पालन है। ईश्वर ने मुझे इस बच्चे के माध्यम से समाज के प्रति कर्तव्य निभाने का दायित्व सौंपा है, और आप सब जानते हैं कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों को मैंने हमेशा पूरी निष्ठा से निभाया। सबकी जिह्वा पर जैसे ताले लग गए। सही तो कह रही है वह, आगे बढ़कर उसने हर वो दायित्व निभाए हैं जो उसके थे ही नहीं। दोनों हाथों से सिर्फ लुटाया ही है। फिर उसने सबके समक्ष हाथ जोड़ दिए। याचना के आंसुओं से उसका गला भर आया। आप लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, तो समझ लीजिए कि आज मैं आप सबसे अपने लिए कुछ मांग रही हूँ।
मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ कि मेरी गोद में यह गुड़िया डाल दीजिए। उसने सबके सामने अपनी दोनों हथेलियों फैला दी। देवताओं का दिया प्रसाद है यह, जो ईश्वर ने न जाने मेरे किस कृत्य से प्रसन्न होकर मुझे दिया है। एक माँ बनकर याचना कर रही हूँ, मेरा मातृत्व मेरे आंचल में डाल दीजिए। शालिनी और माँ के कंठ से सिसकियों फूट पड़ी और हिमाला कहती रही, मेरी बेटी है यह, मेरे ममत्व और वात्सल्य को तृप्त करेगी यह। पप्पू उठकर हिमाला के पास आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दीदी, आपको हाथ जोड़ने या याचना करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आपके भविष्य और स्वास्थ्य के लिए मना कर रहा था, वरना मैं तो हमेशा ही आपका आज्ञा पालक रहा हूँ। आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। यह कार्य तो आपके महान कार्यों में से एक है और इसके लिए मैं आप पर गर्व करता हूँ। कोई हो या न हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे मूल्यवान है और आपकी खुशी अगर यह गुड़िया है तो मुझे स्वीकार है। अपनी भांजी प्रखर भी हिमाला की कुर्सी के पास आ गया। हिमाला के कंधे पर हाथ रखकर कहा उसने, माला, कभी सोचता हूँ कि क्या तुम्हें कभी कोई समझ पाएगा। तुम्हारा तो नित नया रूप सामने आता है। सुना है कि पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना हो जाता है, लेकिन तुम्हारी तो मात्र उपस्थिति से सोने की फसल उगने लगती है। साथ ही मेरी एक शर्त भी है कि तुम्हें पहले जैसी जीवंत और ऊर्जावान बनना है। हमेशा याद रखना कि इस नन्ही सी जान को तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। ठीक है ना पापा? आखिरी शब्द उसने नरेश अग्रवाल की ओर देखकर कहा। नरेश अग्रवाल कुछ न बोल पाए। उन्हें कहना पड़ा, जब सब सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूँ। खुशी के कारण सबके नेत्र छलक आए। मौजी और शालिनी के मुंह से एक साथ निकला, बहुत भाग्यशाली के घर में ही हिमाला जैसी बेटियों जन्म लेती हैं। मो ने हिमाला को बाहों में भर लिया, कितना विशाल हृदय है तेरा। एक पल में एक अनजान को अपनाकर नव जीवन दे दिया। कहाँ से सीखा यह सब? आपसे मौजी। हिमाला का प्रफुल्लित स्वर। आपने भी तो दो बच्चों के होते हुए आगरा के घर की देहरी पर खड़े होते ही मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं तो इतनी बड़ी थी और आपने तुरंत अपनी ममता मुझ पर लुटा दी थी। फिर मैंने यदि इस अबोध मासूम नन्ही परी पर अपनी ममता लुटाने का निर्णय लिया है तो कौन सा बड़ा काम किया है? क्या आपने मुझे हमेशा अपने दोनों बच्चों से अधिक प्यार नहीं दिया है? फिर कानूनी कार्यवाही और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्ची हिमाला को सौंप दी गई। प्रखर ने शताक्षी को फोन पर कुछ नहीं बताया। शताक्षी के पूछने पर कह दिया, आऊंगा तभी बताऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं। समझ लो, बहुत सुखद और खुशी की बात है। लगता है कि मेरा अनुमान सही था, तभी इतने खुश हो तुम। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह सरप्राइज है। मेरे आने तक कल्पनाओं के जाल बुनती रहना। खुशखबरी सुनाकर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की खिली हुई धूप देखना चाहता हूँ। मम्मी पापा को लेकर पप्पू चला गया। चलते समय सबने हिमाला को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। प्रखर को दूसरे दिन जाना था। हिमाला का अंग अंग खुशी से नाच रहा था। मौजी, चलिए हम गुड़िया के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। इतने छोटे बच्चे को लेकर कैसे चलेंगे? ऐसा करो कि तुम प्रखर को लेकर चली जाओ। मैं गुड़िया को रख लूंगी। प्रखर ने भी बाजार से बच्चे के लिए झूला और कुछ कपड़े खरीदे। साथ ही उसने देखा कि हिमाला बच्चे के सामान के साथ और भी बहुत कुछ खरीद रही है। तुम्हें अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी। पहली बार आप मेरे घर ऐसे खुशी के मौके पर आए हैं, खाली हाथ कैसे जाने दूंगी। मुझे आप और शताक्षी के लिए भी शॉपिंग करनी थी। आप कुछ बोलिएगा नहीं? प्रखर सचमुच कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानती थी कि मना करने के बाद भी हिमाला मानेगी नहीं। जिस दिन शाम को प्रखर को जाना था, माँ और हिमाला का मन बहुत उदास हो गया। मौजी, मैं रास्ते के लिए खाना बना देती हैं। आप गुड़िया को लेकर इनके पास बैठिए।
यह सब झंझाट मत करो, मैं रास्ते में कुछ भी खा लूंगा। अगर बनाना ही है तो मो को ले जाओ, मैं गुड़िया को संभाल लूंगा। आप मौजी के पास बैठिए, मैं जल्दी से बना लूंगी। उसका स्वर भावुक हो गया। बड़ी मुश्किल से यह अवसर आया है कि मैं अपने हाथों आपको बनाकर खिला सकूं। कब से तरस रही थी मैं। हिमालय के जाने के बाद प्रखर मुंह से कहने लगा, माँ माला का बहुत ख्याल रखना, तुम्हारे ही भरोसे है। यह मुंह की आंखों में आंसू भर आए। क्या करूं बेटा, खाने की शुरू से ही चोर रही है। न खाने के 100 बहाने हैं इसके पास, और काम करने की बीमारी है, यह तो जानते ही हो। एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकती। सिलाई बुनाई कढ़ाई सब तो आता है इसे। गुड़िया मिलने के दिन ही बैठकर मशीन से तमाम झबले सिल डाले थे। जब तक एकदम बिस्तर पर गिर नहीं जाती, आराम ही नहीं करती। मैं खुद भूखी बैठी रहती हूँ, बहुत जिद करती हूँ, तभी कुछ खिला पाती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करो कि यह बच्चा इसकी जिंदगी बदल दे। दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर प्रखर ही बोला, मौक मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यह शादी किसी भी तरह नहीं करनी चाहिए, चाहे माला कितनी भी जिद करती। हमने एक अनजान अपरिचित के लिए अपने बहुत प्रिय का बलिदान कर दिया, उसे मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने को मजबूर कर दिया। माला तो कभी बीमार ही नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी शादी के बाद से ही यह इस स्थिति तक आ गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हेमा ने ही सबसे पहले इस संबंध की बात की थी। कितनी जिद की थी उसने। हम दोनों को मजबूर कर दिया था उसने, जबकि मौ भी जानती थी कि प्रखर सच कह रहा है। उन्होंने हिमालय की तड़प और छटपटाहट देखी भी थी और अनुभव भी की थी। कैसे शताक्षी के जयमाल डालते ही कटे हुए पक्षी सी छटपटाकर बिलख बिलख कर रोई थी। लेकिन वो प्रखर को सांत्वना दे रही थीं। वह जानती थी कि अपनी जिम्मेदारियों के कारण जल्दी शादी कर नहीं पाएगी। उसने मेरे और तुम्हारे सुख के लिए सोचा, लेकिन हम ही उसके लिए न सोच सके। मैं भी अपने दुख अपनी उलझनों का पिटारा खोले बैठा रहा, एक बार भी न सोचा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। उसके अंदर धधकती आग उसे जलाए दे रही है। उसकी यह हालत मेरे कारण है, यह सोचकर मुझे शांति नहीं मिलती है। माँ को हमेशा लगा कि कहीं इस सब के पीछे कुछ और तो नहीं है, लेकिन क्या। हिमालय और प्रखर के प्यार पर संदेह तो किया ही नहीं जा सकता। वह और प्रखर तो अनंत काल तक प्रतीक्षा करने को तैयार थे, फिर हिमालय ने ऐसा क्यों किया। जैसे किसी विवशता के कारण उसने प्रखर के जीवन में न आने का निर्णय ले लिया हो। कुछ भी हो, अब दोनों के जीवन की दिशा तो बदल ही गई है। प्रखर कहता जा रहा था, उसे समझाओ मौ कि हर निर्णय उसका था। हम लोगों ने जो कुछ किया है उसी के कहने से किया है। मेरी कोई गलती नहीं है, जो हो गया वापस नहीं लौटाया जा सकता। अपने आप को संभाले, मैं जी नहीं पा रहा हूं। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें उसके साथ इसीलिए भेज दिया कि किसी तरह वह खुश रहे, वरना मैं ही जानता हूं कि घर आने पर तुम्हें न देखकर कैसा लगता है मुझे। मौ ने प्रखर का सिर अपनी गोद पर रख लिया और सहलाने लगी। मैं क्या तुझे छोड़कर कभी आ सकती थी, लेकिन हेमा के कारण आ गई। गुड्डू कहता है कि मेरे आने के पहले तो यह ढंग से खाती पीती ही नहीं थी। अब तो मैं जबरदस्ती ऑफिस के लिए बैग में कुछ न कुछ रख ही देती हूँ और लौटकर यदि बैग खाली न मिला तो खाना न खाने की धमकी देती हूँ। गुड्डू बेचारा छोटा था, उसकी कहाँ मानने वाली थी। अब तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और गुड़िया मिलकर इसे संभाल लेंगे। माँ हल्के से हंस दी। अभी तक यह शालिनी और मेरी बेटी थी, अब यह बेटी की मौ बन गई है। औरत की जिंदगी में बच्चे से बड़ा कोई मोह नहीं होता है। मां बनने के बाद वह अपने बच्चे के लिए जीने लगती है। इतने दिन बाद मां की गोद में सिर रखने से प्रखर को अनिवर्चनीय सुख और शांति मिल रही थी, जैसे उसका मस्तिष्क एक नई ताजगी अनुभव कर रहा था।
माँ भी वात्सल्य की सुखद अनुभूति में डूब गईं। प्रखर ने रास्ते से ही शताक्षी को फोन पर बता दिया कि ट्रेन कब तक पहुंच जाएगी, इसलिए शताक्षी अपने मायके से घर आ गई। प्रखर लौट आया और शताक्षी को खुशी खुशी सब कुछ बताने लगा। इतने दिन तक शताक्षी यह विश्वास करके बैठी थी कि प्रखर आकर हिमाला की शादी के बारे में बताएगा। एक बार हिमाला की शादी हो जाए तो प्रखर का उसके प्रति मोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रखर के मुंह से ऐसी अनहोनी और अप्रत्याशित बात सुनकर उसकी उम्मीदों पर तुषारापात हो गया। उसके अंदर बैठी ईर्ष्या की नागिन धीरे धीरे अपना फन उठाने लगी। नागिन के बढ़ते विष के साथ ही उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। जैसे जैसे प्रखर उत्साह में बोलता जा रहा था, नागिन का फन ऊंचा होता जा रहा था, उसका विष बढ़ता जा रहा था। मैं तो चौंक ही गया शताक्षी जब वह बंडल मेरी गोद में हिलने डुलने लगा। इतनी प्यारी बच्ची है कि मन करता है बस देखते ही रहो। माला गोद में लेती है तो लगता ही नहीं है कि उसकी बेटी नहीं है। खुशी के कारण उसने शताक्षी के चेहरे के उतार चढ़ावों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। विष बढ़ता जा रहा था और आखिर नागिन ने फुफकार मारी, क्या पता सच्चाई क्या है, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? वही शताक्षी का विद्रूप स्वर जो तुम बता नहीं रहे हो। न जाने कब से बाहर रह रही है, न कोई दबाव और न ही रोकने टोकने वाला। क्या पता यह बच्चा उनका अपना हो और उसे छुपाने के लिए यह नाटकबाजी हो। शताक्षी, चीख पड़ा प्रखर। चीखो मत, तुम्हारे ऊपर उसकी महिमा मंडित दैवी छवि की ऐसी मोहिनी छाया पड़ी है कि तुम्हें तो उसकी मक्कारी दिखेगी नहीं, लेकिन मुझे धोखा देना आसान नहीं है। शताक्षी का स्वर प्रखर से भी तेज था। कितनी विकृत मानसिकता है तुम्हारी, बोलने से पहले सोचा भी नहीं। अभी 4 महीने पहले लगातार उसके साथ रहकर भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ऐसी गंदी और बेतुकी बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? 4 महीने पहले वह यहाँ से गई है, तुम उसके साथ रही हो, उसे देखा है। 4 महीने के अंदर ऐसी कौन सी लड़की है जो बच्चा पैदा कर सकती है? शताक्षी भी अवाक रह गई। क्रोध और ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि नष्ट करके उसका विवेक भी हर लिया है। सच तो कह रहे हैं प्रखर, अभी 4 महीने ही तो हुए हैं हिमाला को गए। मासिक के समय होने वाली उसकी पीड़ा और छटपटाहट की साक्षी है वह। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सब कुछ जानते हुए उसने हिमाला जैसी लड़की के लिए इतनी गंदी और घिनौनी बात कैसे कह दी? हे ईश्वर, यह क्या हो गया था मुझे? दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गई। सब कुछ बताने के उत्साह के कारण प्रखर ने पानी तक नहीं पिया था। कपड़े बदलना तो दूर, जूते तक नहीं उतारे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय शताक्षी के साथ कैसा व्यवहार करे। शताक्षी की उपस्थिति में कमरे में उसका दम घुटने लगा, सांस लेना कठिन हो गया। उसे लगा कि इस समय यदि वह शताक्षी के सामने रहा तो उसके लिए अपने पर संयम रखना कठिन हो जाएगा और कहीं कुछ ऐसा न हो जाए कि उसे पछताना पड़े। माँ और हिमाला उसे कभी क्षमा नहीं करेंगी। उठकर खड़ा हुआ और स्कूटर की चाबी उठा ली। कहाँ जा रहे हो? परंतु प्रखर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बाहर निकल आया। शताक्षी की अधिक कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रखर घर से तो निकल आया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। ऐसी मनःस्थिति में कहीं जाना उचित नहीं था। कहीं एकांत में अकेले बैठने का मन कर रहा था, जहां दूर दूर तक कोई न हो, कोई उससे बात न करे, कोई प्रश्न न करे। स्कूटर की चाबी के साथ हिमाला के घर की भी चाबी पड़ी थी। उसके कदम स्वतः ही उस घर की ओर उठते चले गए। दरवाजा खोलते ही एक जानी पहचानी आत्मीयता की लहर सी उसके शरीर में उतरती चली गई। लगा कि अभी मंगला दौड़ती हुई आएगी और उसके गले से लिपट जाएगी। मंगला और गुड्डू मेरे भैया कहते हुए लड़ने लगेंगे। इन दोनों को दूर हटाकर पप्पू आएगा
और पैर छूकर अपने कमरे में ले जाकर दुनिया जहान की बातें करेगा। सामने के तख्त पर अपने कमजोर पैरों के साथ बैठे पापा की वात्सल्यपूर्ण मुस्कुराहट की स्मृति उसके अंदर के सारे तनाव को धोपोंछकर साफ करती चली गई। लगा अभी मम्मी सामने से आते हुए कह रही हैं, आ गए प्रखर, मैं मंगला को भेजने ही वाली थी, गोभी के पकौड़े बनाए हैं। हर तरफ हिमाला की प्यार भरी आंखें प्रखर को सांत्वना देने लगीं। मानो वे मुखर आंखें उसके पीड़ित हृदय को रुई सा हल्का किए दे रही हैं। घर कितना गंदा पड़ा है, एक दिन समय निकालकर इसकी सफाई करनी है। जाकर हिमाला के कपड़ों की अलमारी खोली तो एक चिर परिचित महक उसके अंतर में बैठती चली गई। हिमाला के कपड़ों को सीने से लगाकर लंबी लंबी सांसें भरता रहा, जिससे हृदय का सारा बोझ कहीं विलीन होता जा रहा था। जैसे हिमाला उसके बगल में खड़ी कह रही है, अरे इतनी सी बात से घबरा गए। लीक से हटकर चलने वाले को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। शताक्षी को क्षमा कर दीजिए, उसमें इतनी समझ और परिपक्वता नहीं है कि वह सहज होकर अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। क्रोध और संदेह व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देते हैं। उसके समक्ष प्रेम, समर्पण, सच्चाई और ममता सब गायब हो जाते हैं। उसने जो कुछ कहा क्रोध में कहा है। क्रोध उतरने पर उसे खुद ही पश्चाताप होगा। आप तो मेरे हैं, कोई भी अविवेकपूर्ण आचरण कैसे कर सकते हैं? जाइए, घर जाइए। हिमाला की किताबों की अलमारी खोली तो सामने एक डायरी रखी थी। अंदर के पन्ने खुले तो शब्द शब्द जैसे मुखर हो उठा, पावन गंगा के तट पर मैं प्यासी ही खड़ी रही। नीति बौटती दोनों कर से सबके आंचल भरे हुए। फटा हुआ था मेरा आंचल में प्यासी ही खड़ी रही। प्रखर के नेत्र छलक आए, सचमुच माला, सब कुछ होते हुए भी हम प्यासे ही रह गए। एक पन्ने पर लिखा था, प्यास से आकुल कंठ में कौट से उग आए हैं, परंतु मैं प्यास से दम तोड़ने के लिए विवश हूँ। मैं विधर्मी हूँ, धर्म के ठेकेदारों के अनुसार मेरे स्पर्श से यह पावन नदी अशुद्ध हो जाएगी। हे हिंदुओं की मुकद्दस नदी, तुम गवाह हो इस बात की कि मैंने प्यास से मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारा स्पर्श नहीं किया। तुम पवित्र हो और हमेशा पवित्र रहोगी। सारी दुनिया की गंदगी भी तुम्हारी पवित्रता को नष्ट नहीं कर पाएगी। प्रखर तड़प उठा, डायरी के पन्ने पलटता गया। एक स्थान पर लिखा था, जिंदगी तूने मुझे क्यों इस कदर छला है कि मुझे दिल के दरवाजे बंद करके अतल समुद्र की गहराई में चाबी फेंकनी पड़ी। मैंने तो कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा था। तूने खुद मुझ पर खुशियों के फूल लुटाए थे, रस से सराबोर कर दिया था तूने मुझे। मेरा आंचल छोटा पड़ गया था तेरी दी हुई सौगात को समेटने के लिए, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि तू मुझसे इतनी नाराज हो गई कि अपनी दी हुई सारी सौगातों को छीनने के साथ ही मेरा आंचल भी तार तार कर दिया। बेरहम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे जीने के लिए कुछ तो दे। प्रखर के नेत्र झरने लगे। जिंदगी सचमुच प्यास का समंदर बन गई है। कहाँ जाऊं? आगे कुछ खाली पन्नों के बाद लिखा था, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न शूला। आधे खाली पन्ने के बाद फिर लिखा था, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस एतने हो माही। प्रखर की आंखों के समक्ष हिमाला की रामचरित मानस का पाठ करती छवि तैर गई। वह जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में झुक गया। प्रभो, जब 4 महीने पहले मेरी माला के साथ रहने वाली शताक्षी ने ऐसा बेहुदा और घटिया लांछन लगा दिया, उस पर तो दुनिया को कहते कितनी देर लगेगी। किस किस को सफाई देती फिरेगी वह। और आरती की थाली लिए मुस्कुराते हुए हिमाला उसके सामने खड़ी कह रही थी, जिन भगवान राम से आप उत्तर मांग रहे हैं, उन्होंने भी कम नहीं सहा है। आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप सब मेरे साथ हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे किसी के कहने की परवाह नहीं है। प्रखर को याद आने लगा जब वह
पप्पू और हिमाता पुलिस इंस्पेक्टर में शून्य कुशवाहा के सामने बैठे थे। हिमाला को देखते ही वह पहचान गया। हाँ बताइए मिस अग्रवाल, क्या फैसला है आपका? पप्पू ने पहले परिचय दिया। सर, मैं कश्यप अग्रवाल हेमा दीदी का भाई हूँ और ये हमारे भैया है प्रखर शुक्ला। अलग अलग उपनाम सरनेम सुनकर इंस्पेक्टर कुशवाहा कुछ चौंके लेकिन बोले कुछ नहीं। पप्पू ही बोला, हम लोग दीदी से सहमत हैं। देखिए, कानूनन में आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से उम्र और अनुभव में बड़ा होने के कारण मैं बार बार समझा रहा हूं कि बच्ची को हमारे सुपुर्द कर दो। आप लोग भविष्य के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक कुंवारी बिनब्याही लड़की के संबंध में अपवाद और लांछना फैलते देर नहीं लगती। उस समय आपको मेरी बातें याद आएंगी और आप लोग पछताएंगे। तब प्रखर ने बड़े गर्व से कहा था, सर, काले बादल सूर्य को कुछ देर के लिए ढक अवश्य लेते हैं, लेकिन बादलों को हटाकर उन्हें परास्त करके कुछ देर बाद देदीप्यमान सूर्य फिर अपने उसी गौरव से चमकने लगता है। अंधकार को परास्त करके उस पर विजय प्राप्त करना उसका स्वभाव है। अगर वह ऐसा न करे तो वह सूर्य नहीं, आग का गोला मात्र है, जिसे पानी की धार से राख किया जा सकता है। हमारी हिमाला सूर्य है, आग का गोला नहीं। कहने में यह सहज लगता है, लेकिन क्या किसी ने कभी सूर्य की उस पीड़ा, उस छटपटाहट के बारे में सोचा है जो उस थोड़े समय ही उसे होती है? इंस्पेक्टर के स्वर में एक प्रकार की खींच थी। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज किसके पास समय है दूसरे के बारे में सोचने के लिए? यह पप्पू था। जमाना भले ही आगे बढ़ गया है, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा अपने ही देते। इस बात को क्यों भूल रहे हैं आप? तब हिमाला ही बोली। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 8 में। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।